दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम फ्रेंड 365 के प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद कुमार यादव उपस्थित हूँ कक्षा 10 का हिंदी विषय लेकर के। आज हम लोग एक परिचयात्मक हिंदी के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में अवगत होंगे। कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को क्रमशः प्रश्नवार हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में वे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, बच्चों के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को हल करते हुए सबसे पहले हम जब पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा, जब हम हिंदी भाषा के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी भाषा के बारे में बताना चाहेंगे कि भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विभिन्न प्रकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। वह अभिव्यक्ति जिस माध्यम में होती है उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। यानी विचार एवं भाव की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने प्रकट करना, यानी व्यक्ति जिस माध्यम में अपनी भावना और विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, वो अभिव्यक्ति का माध्यम जो होता है वो माध्यम ही भाषा कहलाती है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी या कोई भी जो भाषा है उसके 3 रूप होते हैं। एक उस भाषा का विकास किस रूपों में हुआ है, एक उसका साहित्य होता है और एक उसका व्याकरणिक रूप होता है। भाषा के विकास में अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो सर्वप्रथम संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत के 2 रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। इसके बाद उस समय जब संस्कृत इस धरती पे आई, इसको देववाणी के रूप में कहा गया है। जब यह देववाणी धरती पर आई, जब वेद लिखे गए जिन समयों में, उस समय संस्कृत का जो रूप था वह वैदिक संस्कृत कहलाया। और हर भाषा के कालखंड में भाषा के 2 रूप चलते हैं। जो पहला रूप होता है, एक पढ़ने लिखने की भाषा होती है और दूसरी जो होती है वो बोलचाल की भाषा होती है। जैसे इन ग्रामीण परिवेशों में इधर को देखा जाए तो घर पे कुछ बच्चे भोजपुरी बोलते हैं, कुछ अवधी बोलते हैं, कुछ मैथिली में बोलते हैं, और लेकिन जो पढ़ने लिखने की भाषा है वो हिंदी है, वो खड़ी बोली है। ये जो वर्तमान हिंदी है वो खड़ी बोली कैसे आई, इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो उस समय पढ़ने लिखने की भाषा वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, जबकि बोलचाल के उस समय के लोग जो बोलचाल की भाषा प्रयोग करते थे वो लौकिक भाषा थी। संस्कृत का रूप थोड़ा बदला और भाषा हो गई पाली। यानी जब महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध का जब समय आया तो बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली में दिए। अब पाली कोई अलग भाषा न होके संस्कृत का ही एक रूप थी, जो धीरे धीरे भाषा जो है बदल रही थी। इसके बाद प्राकृत आया। प्राकृत महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश इस प्राकृत भाषा में दिए। ये भाषा अपभ्रंश हो गई। संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद भाषा अपभ्रंश हो गई। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट। भाषा भ्रष्ट हो गई, इसका मतलब है, भाषा भ्रष्ट होने का मतलब है कि इसमें जो व्याकरण में, हर भाषा के व्याकरण में एक नियम होते हैं, उन्हीं नियमों से वो भाषा चलती है।
यहाँ अपभ्रंश तक आते आते भाषा के सभी रूप, हिंदी भाषा के जो संस्कृत थी उस संस्कृत का विकृत रूप हो गया अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश की एक शाखा थी सौरसेनी, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ। और ये जो खड़ी बोली है आज यही वर्तमान हिंदी कहलाती है। तो इस तरह हम देखे हैं कि ये जो वर्तमान हिंदी आजकल जो पठन पाठन या जिसके विषय में हम आपके पेपर आएंगे, वो जो रूप है हिंदी का, वही वर्तमान हिंदी ये खड़ी बोली कहलाती है। इस खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश की एक शाखा है। अपभ्रंश पाली का विकृत रूप है और अपभ्रंश प्राकृत का विकृत रूप है और प्राकृत भाषा पाली की विकृत रूप है, और पाली इस संस्कृत का जो है विकृत रूप है। परिवर्तित, विकृत नहीं कहेंगे बल्कि हम परिवर्तित रूप कहेंगे। इस तरह ये हिंदी भाषा का विकास है। इसके बाद आता है बात हिंदी साहित्य का। तो साहित्य के हमेशा दो रूप मिलते हैं, एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को ही कविता कहा गया है या काव्य या कविता कहते हैं। और ये गद्य में आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, निबंध, यात्रा साहित्य या यात्रावृत्त, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब जो है इसकी विधाएं हैं। और कविता में आपको गज़ल, शायरी, यह सब जो है काव्य रूप है, कविता है। साहित्य का ये वो रूप है पद्य का। आपका जो अब हम बात करेंगे आपके प्रश्न पे कि जो प्रश्न नंबर 1 से जो यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है वो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय है मतलब कि एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें कौन उत्तर सही है उसको आपको रंगना होगा। OMR पत्रक होगा, OMR पत्रक पे ABCD 4 गोले बने रहेंगे। हर प्रश्न का एक कोई उत्तर जो सही होगा उसको ब्लैक करना है, रंगना है, काला करना है। तो जो प्रश्न नंबर 1 से 20 है वो इसी गद्य साहित्य का 10 प्रश्न, इस 1 से 20 में जो 10 प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न एक एक नंबर के आपको गद्य साहित्य से आएंगे। अब ये गद्य का विकास कैसे हुआ हिंदी में, तो हिंदी जब मिलती है गद्य का थोड़ा बहुत रूप झलक मिलती है आपको अमीर खुसरो की पहेलियों में। वहाँ पे वो चर्चा किए कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार दिए में धरा। तो वहाँ पे आपको गद्य का एक रूप मिलता है, उसके पहले केवल हिंदी की कविताएं मिलती हैं। ये गद्य शुरू कहाँ से हुआ, इसके लिए आपको हमें जानना होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ गद्य दिखाई देता है वहीं से आपका पाठ्यक्रम शुरू होगा। तो देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य में ध्यान रखिएगा, अभी हम बताएंगे कि गद्य कहाँ से निकला। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें
तो हिंदी जहाँ से मिलती शुरू होती है तो उसका पहला जो कालखंड है उसका नाम रखा गया है आदिकाल। आदिकाल वह समय है जहाँ से हिंदी काव्य मिलना शुरू होता है, हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो काल है वह है भक्ति काल। तीसरा जो काल है वह है रीति काल। और जो चौथा काल है वो है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को कई उपकालों में बांटा गया है। जैसे पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, फिर है प्रयोगवाद, फिर है नई कविता। नई कविता। ध्यान देंगे कि अब हम आ गए हैं आपके प्रश्नोत्तर पे। अब आपके हम पाठ्यक्रम पे आ गए हैं कि जो पहला प्रश्न है जो 1 से 10 तक का है प्रश्न, वो आपको कोई रचना देगा, अब पूछेगा कि ये किसकी है, रचनाकार का नाम पूछेगा, या कौन लेखक है, वो किस कालखंड का है। तो गद्य का इतिहास है, लेकिन हम आप कहेंगे कि आप पद्य का इतिहास, तो पद्य का इतिहास हम इसलिए समझ रहे हैं कि हिंदी पद्य के रूप में मिलनी शुरू होती है। गद्य कहाँ से शुरू होता है हिंदी में? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और कबीरदास के दोहों में कहीं कहीं छिटफुट हिंदी गद्य मिलता है, या खड़ी बोली के कुछ शब्द उसमें मिलते हैं। ये जो आदिकाल है यहीं से हिंदी मिलनी शुरू होती है। ये पृथ्वीराज रासो एक रचना है, बहुत फेमस, इसका बहुत प्रसिद्ध जो है इस कालखंड की रचना है। चंद्रबरदाई ने इस रचना को लिखा है। कई बार ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं, तो चंद्रबरदाई हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, यानी उनके दरबार में रहते थे, उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। और अगर जब हिंदी साहित्य मिलना शुरू होता है तो उसमें तमाम सारे रासो काव्य मिलते हैं। इसी कालखंड के अमीर खुसरो हैं, इसी कालखंड के विद्यापति हैं जिन्होंने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचनाओं को किया। इसी में अमीर खुसरो ने मुकरों और पहेलियाँ लिखी, और इसी में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा इसी कालखंड में। और इसी कालखंड में आपको आल्हखंड मिलता है, आल्हखंड है जिसको हम परमाल रासो भी कहते हैं। जगनिक ने इसको लिखा, जो उन दिनों घर घर ग्रामीण क्षेत्रों में ये आल्हा के नाम से परमाल रासो गाई जाती थी। जो आल्हा और रुदल दो भाइयों के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध की कथा इस रचना में वर्णित है। और पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन किया है कि वो किस तरह युद्ध लड़ते थे। तो ये इस तरह हम देखते हैं कि आदिकाल में सभी कवि, इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो सभी कवि किसी न किसी राजा के दरबार में कविता लिखते थे। लेकिन विशेषता ये थी कि युद्धों का वर्णन होता है आदिकाल में, लेकिन सजीव वर्णन होता है कि कवि जो है खुद युद्ध के क्षेत्र में जाता है राजा के साथ और युद्ध करता है। जैसे चंद्रबरदाई एक बहुत बड़े योद्धा भी थे कवि के साथ साथ, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जाके युद्ध में लड़ते थे। जब ये बड़ा उथल पुथल का हिंदुस्तान छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, सब राजा आपस में एक दूसरे से राज्य के विस्तार के लिए लड़ा करते थे, इसलिए इस कालखंड में केवल युद्धों का वर्णन है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इसी आदिकाल को वीर गाथा लिखने के कारण इस कालखंड का एक नाम दिया था वीर गाथा काल, क्योंकि युद्ध के ही वर्णन इस कालखंड में हुए। दूसरा जो है भक्ति काल है। जब युद्ध से त्रस्त हो गए लोग
तब जनता भक्ति की तरफ भगी। सभी कवि जो है भक्ति की रचनाएं किए और इसमें 4 तरह के कवि मिलते हैं। एक राम भक्ति शाखा के, पहले तो ये निर्गुण और सगुण में बढ़ता है, फिर राम भक्ति शाखा, फिर कृष्ण भक्ति शाखा, फिर संत काव्य और फिर सूफी काव्य। अब इसमें आप देखेंगे कि राम जो भक्ति शाखा है, इसमें राम भक्ति शाखा में आप प्रतिनिधि कवि के रूप में आप तुलसीदास को ले सकते हैं कि इसी राम भक्ति शाखा में तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, जो हर हिंदू घरों में गाई जाती है। इसके बाद जो कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, सूरसागर इनकी रचना है। इसके बाद संत काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास और उनकी परंपरा है। जो सब संत हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सब छोटे घरों से हैं, ईश्वर के उस आकार और उस अनुभव को वर्णन करते हैं। बड़े मज़े की बात यह है कि ये सब अनपढ़ हैं और इसी संत काव्य को ज्ञान मार्गी भी कहा गया है। सब अनपढ़ हैं लेकिन कविता करते हैं ज्ञान मार्ग की, बात करते हैं ज्ञान मार्ग की कि कैसे उस ईश्वर को पाया जा सकता है और समाज के आडंबर को तोड़ने का काम करते हैं। और सूफी के सबसे महत्वपूर्ण कवि जायसी हैं। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनकी रचना पद्मावत है, जो सूफी काव्य की सबसे प्रमुख रचना है। इस पद्मावत पे आप एक पिक्चर भी देखे होंगे, पद्मावती जो पिक्चर आई थी, इसी जायसी के इसी महाकाव्य पर आधारित है। तो इस तरह ये आप भक्ति काल को देखें कि भक्ति काल में भक्ति की 4 शाखाएं निकलती हैं। एक राम भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास होते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, जो हर हिंदू घरों में गाई जाती है। दूसरी जो शाखा है वो कृष्ण भक्ति शाखा है, जिसके प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास हैं और इनकी प्रमुख जो रचना है वो सूरसागर है। इसके बाद कबीर संत काव्य परंपरा है। संत काव्य को ज्ञान मार्ग भी कहते हैं या ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं और इनकी जो रचना है वो बीजक है, जो बीजक 3 खंडों में पैसाखी शब्द रमैनी के 3 खंडों में ये पाई जाती है। इसके बाद जो चौथी शाखा है वो सूफी काव्यधारा है और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उनकी रचना पद्मावत है, जिस पे एक पिक्चर भी बन चुकी है। अब आता है आधुनिक काल, रीतिकाल। रीतिकाल में भी 3 तरह के कवि हुए। जब जनता भक्ति से ऊब गई तो फिर रीतिकाल यानी परंपरा क्या थी कि नायक नायिका का वर्णन करना, इसमें भी राजाओं का वर्णन करना, लेकिन इसमें राजाओं के शौर्य का वर्णन भी होता है आदिकाल में भी, रीतिकाल में भी। लेकिन अंतर ये है कि ये चापलूसी में कविता की जाती है, जिसको राजाओं के चापलूसी में कविताएं करते हैं इसके दरबारी कवि। इसमें भी दरबारी संस्कृति है या दरबारी कवि हैं, लेकिन राजा के शौर्य का वर्णन सजीव वर्णन करते हैं। युद्ध में जाते हैं, राजा को लड़ते हुए देखते हैं, तब कविता लिखते हैं, तो उसको सजीव वर्णन कहते हैं। लेकिन रीतिकाल में खूब महान है, आप महान हैं, आपकी महानता का प्रशंसा करके कुछ पैसे उसमें से मिल जाते हैं, कुछ मोहरें मिल जाती हैं, कुछ सोने के सिक्के मिल जाते हैं, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो 3 तरह के कवि मिलते हैं, एक रीतिबद्ध कवि और एक रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीति जो मुक्त कवि हैं वो परंपरा से हट के कविता करते हैं। रीतिबद्ध जो परंपरावादी हैं, नायक नायिका का वर्णन, नायक कैसा होना चाहिए, नायिका कैसी होनी चाहिए। और एक रीति सिद्ध कवि हैं, न तो बद्ध हैं न तो मुक्त हैं, वो कुछ कविता रीतिबद्ध से परंपरावादी ढंग से लिखते हैं और कुछ रचना जो है वीरता के अलग से, वो परंपरा को हट के लिखते हैं। तो 3 तरह कवि बिहारी, भूषण इसी कालखंड के कवि हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल। देखिए, दुनिया में जब भी कहीं परिवर्तन होता है, संसार में विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन हो तो वो सामाजिक क्षेत्र को भी परिवर्तित करता है। यानी अगर संसार में कहीं परिवर्तन होगा तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आधुनिक काल कैसे हुआ कि यहाँ रीतिकाल तक तो परंपरा चली, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल की 1850 से
1900, ये जो 50 वर्षों का समय था, इसमें बहुत विश्व स्तर की बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे इसी समय में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ, यानी आइंस्टीन जो है इसी कालखंड में, आइंस्टीन जो है इसी कालखंड में हुए। इसके बाद 1857 की क्रांति, जो भारत की आज़ादी में एक मील का पत्थर साबित हुई। आज़ादी का जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति लड़ी गई, वो इसी कालखंड में लड़ी गई। जब इसी कालखंड में विज्ञान का वो सूत्र की द्रव्यमान को E बराबर mc² की जब खोज की गई आइंस्टीन के द्वारा, यानी एनर्जी को मास द्रव्यमान, एनर्जी को द्रव्यमान में बदलने की जो घटना, इसी जिससे भौतिकी के क्षेत्र में इतने बड़े व्यापक पैमाने पे परिवर्तन हुआ विश्व में, वह परिवर्तन सामाजिक स्तर पे पड़ा। और ये 1857 की क्रांति इसी कालखंड में हुई। यहीं से भारत में, भारत की सामाजिक स्थिति बदलनी शुरू हुई। भारत की ही नहीं बल्कि जब विश्व में परिवर्तन शुरू हुआ तो विश्व में परिवर्तन का असर भारत पर पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था वो भारत पे अंग्रेजों का शासन था। तो विश्व में जो कुछ घटनाएं घट रही थी वो भारत उससे प्रभावित हो रहा था। ऐसे में भारत का जो सामाजिक जीवन था यह बदला, जो राजनैतिक जीवन था ये राजनैतिक जीवन बदला। इसके बाद देखें तो आर्थिक जीवन भी बदला। तमाम सारी खोजें होनी शुरू हुई तो आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया भारत के लोगों में। और जब जीवन के ये 3 क्षेत्र जब प्रभावित होते हैं तो साहित्य में भी परिवर्तन हुआ, और यहीं से साहित्यिक परिवर्तन शुरू हुआ। साहित्य में भी परिवर्तन शुरू हुआ, और इसी आधुनिक, इसी कालखंड में युग प्रवर्तक कहें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। इसी कालखंड में 1850 से 1885 तक रहे, 35 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को लेके जो बड़ा एक बदलाव किया, एक युग प्रवर्तक की भूमिका इन्होंने निर्वाह की। और यही जो भारतेंदु युग है, इसी में हिंदी गद्य के, अभी रीतिकाल तक आप देख रहे थे कि सब कविताएं हैं। रामचरितमानस कविता में है, बीजक कविता में है, रहीम की रचनाएं कविता में है, रसखान भक्ति काल में है, कविता में है, मीराबाई भी कवित्री हैं। आदिकाल में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जितनी रचनाएं आपको बिसलदेव रासो, जितनी रचनाएं हैं आदिकाल की सब कविता में है। रीतकाल की सभी कविताएं कविता में है, भक्ति काल की सभी कविताएं कविता में हैं। लेकिन भारतेंदु का जब अवतार हुआ और इन्हीं भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग रखा गया। इस तरह जो है पहला जो कालखंड आपको, इस तरह जो पहला कालखंड है ये यही गद्य का दर्शन होता है। अगर हम कहें कि गद्य का दर्शन हमको कब होते हैं, तो गद्य का दर्शन भारतेंदु युग में होता है। और भारतेंदु युग की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग के साथ साथ अगर देखें तो लाला श्रीनिवास इसी कालखंड में आए, और प्रताप नारायण मिश्र इसी कालखंड में आए। इन्होंने तमाम सारी पत्र पत्रिकाओं को निकाला और यहीं से गद्य के दर्शन होते हैं, जहाँ से 10 नंबर आपको मिलेंगे।